अपने पिछले लेक्चर में हमने शिशुनाग वंश को देखा था। इस लेक्चर में हम नंद वंश को देखेंगे। नंद वंश में हमें दो महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ना है। एक है महापद्म नंद, जिन्होंने नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी, और दूसरा है धनानंद, जो आखिरी शासक थे नंद डायनेस्टी के। महापद्म नंद के बारे में हमें जानकारी बहुत सारे पुराणों में मिलता है, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि में, जबकि महापद्म नंद के बारे में जिक्र हमें बौद्ध टेक्स्ट जो दीपवंसा और महावंसा है, ये श्रीलंकाई टेक्स्ट हैं, श्रीलंका के बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं दीपवंसा और महावंसा। इनमें हमें धनानंद महापद्म नंद के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बल्कि एक उग्रसेन के बारे में जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में लिखा गया है कि उग्रसेन के 8 भाई थे, जो कि आखिरी भाई धनानंद थे। इन लोगों ने बारी बारी से शासन किया था, परंतु हम मान के चलते हैं बहुत सारे अलग अलग किताबों से कि महापद्म नंद ही इसके संस्थापक थे। तो इसे हम देखेंगे। महापद्म नंद का शासनकाल 344 से 329 ईसा पूर्व था, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हम याद कर लेंगे। महापद्म नंद जो थे, इन्हें पुराणों में एकारत कहा जाता है। अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कि एकारत किसे कहते हैं या एकारत की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये महापद्म नंद थे। इसके अलावा इन्हें सर्व क्षत्रिय अंतका भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिसने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया, अंत कर दिया। महापद्म नंद जो थे, इन्होंने कलिंग को जीता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कलिंग का विजय किसने किया, कलिंग को किसने जीता, तो ये महापद्म नंद थे। इन्होंने कलिंग को जीत लिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अशोक ने भी कलिंग को जीता था, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने जीता था तो वो महापद्म नंद थे। और इस इंसिडेंस को, जो इन्होंने कलिंग को जीता था, ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है कलिंग में है, इसी में इसके बारे में जानकारी मिलता है। इन्होंने कलिंग पर जब विजय प्राप्त किया था, तो वहां से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को उन्होंने उठाकर मगध में ले आए थे। तो महापद्म नंद के बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने कलिंग को जीता था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी मिलती है, और इन्होंने वहां से जिन शीतलनाथ की मूर्ति मगध लेकर आ गए थे पाटलिपुत्र में। अगले जो नंद वंश के शासक थे वो थे धनानंद। नाम में ही देखिए धन है, धन मिलने पे आदमी को क्या हो जाता है, बौड़ा जाता है एकदम से। तो इसी तरह से ये बौड़ा गए थे। साहेब बहुत ही ज़्यादा अय्यास मिजाज के थे। नृत्य, संगीत, डांस और मदिरा, इसी सब में इनका जी लगता था। और उसी टाइम तक्षशिला के एक अध्यापक थे, बहुत फेमस, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम था चाणक्य। जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत ही दूरदर्शी थे, समझदार इंसान थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी ये एक मूर्ख को समझाने के लिए आ गए इनके दरबार में। धनानंद के दरबार में आए, देखे कि पूरा मदिरा ले हैं, पूरा एकदम से संगीत, नृत्यिका इधर नाच रही है, कोई उधर नाच रही है। तो उसको ये समझा रहे हैं कि देखो बाबू, ये सब छोड़ो, ये जो मदिरा है, ये सब संगीत है, जो नाच गान है, ये सबको बंद करो। तो ये बोलता है, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मदिरा छोड़ देंगे जी, इसमें तो बहुत मज़ा है। तो ये बोले, देखो बाबू ऐसे करोगे? बोला, जी बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे, इसी में मेरा मौज है। और इसी तरह इसको धकिया मुकिया के बाहर निकाल दिया। अब ये इतने ज्ञानी पुरुष, इनको बढ़ गया गुस्सा, इनको बहुत ज़ोर से क्रोध आ गया। ये बोले, अब तो इस बेटा को लेके ही मानेंगे, इसको गद्दी से हटाएंगे। और इन्होंने जो एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक दास था इसे इन्होंने शिक्षा दिया और युद्ध कौशल सिखाया, और फाइनली धनानंद को मृत्यु दिया। धनानंद से युद्ध हुआ, इसका बेटा का गला काट दिया, और फाइनली मौर्य संस्थापक, मौर्य वंश का स्थापना हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम शासक थे।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इस टाइम में जो घटित हुआ धनानंद के टाइम में, वो था मैसेडोनिया का शासक जो अलेक्जेंडर था, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में सिकंदर महान बोलते हैं, सिकंदर बोलते हैं। उसने आक्रमण किया था भारत के पश्चिमी छोर पे 326 ईसा पूर्व में। तो ये घटना याद रखना है। और एक और घटना ये याद रखना है कि धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। अब हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कुछ ईरानियन को बहुत सारी किताबों में पुराना इसका नाम था पर्शिया बोलते थे इसको, और हिंदी में इसको फारस बोलते हैं। तो एक ही है, आप लोग इसको देख के चौंक नहीं जाइएगा कि घबरा नहीं जाइएगा, अरे फारस आ गया, ये क्या आ गया। फारस ही ईरान है, इसे ही पर्शिया बोलते थे। तो कुछ ईरानियन शासक थे जिन्होंने भारत के पश्चिमी छोर पे हमला किया था, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर मौर्य वंश को देखेंगे। सबसे पहला जो ईरानियन इन्वेजन हुआ, यानी जो पर्शियन इन्वेजन हुआ इंडिया के पश्चिमी छोर पे, ये देखिए इंडिया बना रहे हैं मस्त, ये देखिए ये इंडिया है। उस टाइम ये पाकिस्तान वगैरह अफगानिस्तान ये सब इंडिया में आता था। यहाँ से बहती थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पश्चिमी छोर पे सबसे पहले साइरस ने आक्रमण किया था, और यहाँ है गांधार। इस टाइम में ये गांधार जो है ये पड़ता है अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो इस गांधार पे कैप्चर किया था, और ये किया था 550 ईसा पूर्व में। 550 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलते हैं। और उस समय मगध पे जो शासन था वो था हर्यक वंश के बिंबिसार का। पिछले लेक्चर में आपको बताया है, हर्यक वंश का जो बिंबिसार था उसका शासन था मगध पे। तो इन्होंने सिंधु के पश्चिमी इलाके जिसमें गांधार को जीता था। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहला ईरानियन इन्वेजन भारत पे किसने किया था, तो वो था साइरस। वैसे बहुत ही कम क्षेत्र ये जीता था। इसके बाद इसका पुत्र जो था डेरियस, साइरस, डेरियस, ये सब जो था ना, ये एक साम्राज्य बोलते हैं, एक्मेनियन साम्राज्य या हकमनी शासन, हकमनी शासन या एक्मेनियन एम्पायर बोलते हैं। ये ईरान में फैला हुआ था, ईरान में फैला हुआ था। और इन्होंने जो एक्मेनियन शासन था इसमें 26 क्षत्रप थे। क्षत्रप मीन्स समझ के चलिए एक स्टेट में बांट दिया था। तो 26 क्षत्रप में से जो ये गांधार था, और गांधार वाला रीजन, काबुल वाला रीजन, ये 20वां क्षत्रप बना। और इससे इतना इसको पैसा मिलता था कि बाकी जितना भी क्षत्रप था उसको मिला के उसका 1/3 पैसा पूरा इसको सिर्फ इस एकमात्र क्षत्रप से मिल जाता था। तो समझ जाइए उस टाइम क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। बहुत पैसा था यहाँ, बहुत दौलत था। तो साइरस का जो पुत्र था डेरियस, उसका भी मन में एकदम से उबाल उठा हुआ था कि मेरे पिताजी जीत लिए तो हम भी जीतेंगे। तो वो भी युद्ध अभियान पे निकल गया, और उसने सिंधु नदी के और किनारे जो रीजन थे, जो सिंध था और पंजाब वाला रीजन, अपना भारत का पंजाब वाला रीजन नहीं, अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है जो पंजाब, वो वाला रीजन, उसको इसने जीत लिया था 516 ईसा पूर्व में। इसके बाद इसका एक और पुत्र जो डेरियस का पुत्र था, जर्जेक्स जो था, ये भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही इसके में भी महत्वाकांक्षा भरा हुआ था, बहुत ही एम्बिशियस था, और ये भी आक्रमण किया। और इस टाइम जो था ईरान में भी और इधर के रीजन में भी जो यूनानी सब था उसके बीच में बहुत युद्ध छिड़ गया था। तो जर्जेक्स जो था इसने भारतीयों को सेना में भर्ती किया था, जो ईरानी सेना में था। यूनानी के खिलाफ लड़ने के लिए इसने भारतीयों को अपनी सेना में, ईरानी सेना में भर्ती किया। तो इस तरह से ईरानियन इन्वेजन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ईरानियन इन्वेजन जो हुआ ये अलग अलग टाइम में, इससे भारत के लोगों के संपर्क में आए ईरानी लोग, इससे क्या फ़ायदा हुआ। ईरानियन जो भारत के संपर्क में आए, इससे जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है, जो सांस्कृतिक विकास होता है, वो हम देख लेंगे कि किस तरह का सांस्कृतिक विकास हुआ। ईरानियन जो थे वो भारत के साथ मेल मिलाप किए, भारत के साथ मिले, यहाँ युद्ध किए, यहाँ रहे। तो उससे क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे तो पहले इंडो ईरानियन ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ।
दोनों लोग मिले तो बोले व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक हाथ दो एक हाथ लो, ट्रेड व्यापार और ज़्यादा बढ़ा, इससे भारत का ही फायदा होता है और ज़्यादा। इसके अलावा दूसरा जो था, जो जैसे कि फिर से भारत का एक सुंदर मैप मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए, ये सुंदर मैप भारत का बनते हुए, ये तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, इधर तो हिमालय है, मस्त अपना हिमालय, ऊंचा हिमालय, और इधर आपका समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर, तो इधर से तो आया जा नहीं सकता था, इधर से कोई भी नहीं आएगा, हिमालय एकदम खड़ा है। इधर इतना भयानक समुद्र को पार करके आना, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इधर हिंद कुशु रेंज है, जिसमें कि छोटे छोटे पासेस हैं, दर्रे हैं, उसी में से एक पास है खाइबर पास। और यहाँ पे छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, इनको जीत लिया था ईरानियन लोगों ने, जैसा कि देखा आपने, गांधार को जीत लिया, सिंध, पंजाब, इन सब रीजन को। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो था वो इस एरिया पे कब्जा नहीं कर पाया था, और इन छोटे छोटे साम्राज्यों को हराकर भारत में इस खाइबर पास से एंट्री करना थोड़ा इजी हो गया था। तो इस तरह से ईरानियों ने इस एरिया को जीता, छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित कर दिया। तो इधर से अलेक्जेंडर का रास्ता साफ हो गया। जो सिकंदर था वो बोला, अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया, मेरे लिए रास्ता बना दिया, चलो चलते हैं। तो इस तरह से रास्ता इसके लिए साफ हो गया, जो अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण किया उसका। उसके अलावा एक और जो फायदा हुआ वो था खरोष्ठी लिपि का जो डेवलपमेंट हुआ। अशोक के बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, अशोक बहुत सारा इंस्क्रिप्शन लिखा, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन लिखवाया, और उसमें जो लैंग्वेज था पाली और प्राकृत था, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत तरह के यूज हुए, जैसे कि खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरमाइक, ग्रीक, ये सारे स्क्रिप्ट को इसने यूज़ किया। उसमें से जो एक स्क्रिप्ट था खरोष्ठी, वो ईरानियन से ही आया है। और ये जो लिपि वर्ड है, ये भी आप देखेंगे तो ईरानियन में इसे जो स्क्रिप्ट होता है उसे दीपी बोलते थे। इस दीपी का डी हटा दिया, एल लगा दिया, लिपि बन गया। तो लिपि जो वर्ड यूज होता है स्क्रिप्ट के लिए, वो ईरानियन के दीपी से ही बना है। इस तरह से आप देखेंगे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होता है, कुछ कुछ शब्द लिए जाते हैं, ये सब कुछ डेवलपमेंट ईरानियन कॉन्टेक्ट से, जो ईरानी सभ्यता में था उसकी कुछ कुछ चीज़ें भारतीय सभ्यता में मिल गई। और आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें छिटपुट ली गई। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अशोका का जो पिलर था, इस पिलर बनाने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक सिंगल शाफ्ट का यूज़ करते हैं, एक ही पत्थर का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो भी बौद्ध स्तूप बनते हैं उसमें ये जो बेल शेप्ड जो रहता है उनका गुंबद, ये वाला स्टाइल, ये वाला आइडिया भी ईरानियन कल्चर से लिया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट हुए। अब एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेंगे, ईरानियन इन्वेजन हमने देखा। अब मैसेडोनिया का जो शासक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जो था, उसने भारत पर आक्रमण किया। उसे बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडस्पीस, बैटल ऑफ हाइडस्पीस, या फिर झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम सिकंदर का भारत पे जो आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, इसको देखते हैं। सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका कुछ कारण है। एक तो ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, इसको पूरा जीतना था, पूरा इसके दिमाग में बैठा हुआ था कि हमको तो पूरा दुनिया जीतना है, इससे पहले जो लोग जितना जीता उससे बढ़ चढ़ के हमको जीतना है, ऐसा इसके दिमाग में समा गया था, ये इसको भूत सवार था। दूसरा चीज़, एक फादर ऑफ हिस्ट्री जिनको बोलते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस जो था, ये भारत के बारे में ऐसा ऐसा कहानी बताते थे कि भारत तो सोने का एकदम खदान है, वहाँ पहुँचिए आप एकदम अरबपति हो जाइए, एकदम मालामाल हो जाइएगा। तो इससे भी ललचा गया अलेक्जेंडर कि अरे इधर तो जाना ही है हमको पूर्व में, वहाँ पहुँचेंगे कि हम एकदम से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा इसको ज्योग्राफी का भी बहुत शौक था, इसको जगह जगह देखना था। कोई इसको कह दिया था, पता नहीं कहाँ से सुन लिया था, कि जो कैस्पियन सागर है वो भारत के ईस्ट छोर तक फैला हुआ है। अब बताइए ये पॉसिबल है, लेकिन सुना था तो सुनने पे चल दिया। इस तरह का ये भारत पर आक्रमण के लिए पूरा तैयार हो गया।
पहले मैंने बताया, ये देखिए भारत का सुंदर मैप, जल्दी में बना देते हैं थोड़ा। इधर पश्चिमी छोर पे छोटे छोटे राज्य बट गए थे ईरानियन इन्वेजन के बाद, तो इनके बीच कोई भी एकता नहीं था, सब जान के दुश्मन, एकदम जानी दुश्मन। इसी में से दो शासक था जो इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो छोटा मोटा एकदम बुच्चा बुच्ची था। इस दो जो थोड़ा मेन था वो था तक्षशिला का शासक अम्भी, और एक था यहाँ पे जो झेलम से लेकर रावी नदी के बीच का जो एरिया था, इसका शासक था पोरस। ये दोनों इंपॉर्टेंट शासक था, लेकिन इस दोनों में भी एकदम 36 का आंकड़ा था, एक दूसरे का देखना पसंद नहीं करता था, पूरा लड़ाई चलता था इस दोनों में। तो इसका भी फायदा ये उठाया। अलेक्जेंडर इधर से हिंद कुशी के बीच में जो खाइबर पास है इधर से पहुंचा, तक्षशिला पहुंचते ही अम्भी तो एकदम से हाथ खड़ा कर दिया, लड़ाई में तुरंत हार गया, और ये मिल गया सिकंदर के साथ, और ये पूरा आइडिया इसको दे दिया। इसके बाद पोरस के पास पहुंचा, तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ उसे ही बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था, इसलिए झेलम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में जब पहुंचा तो इसका सेना एकदम से घबरा गया। पहली बार युद्ध में देखा कि ये देखिए, आप लोग समझिए क्या है, ये हाथी, उतना सही नहीं बना है लेकिन हाथी समझिए। तो युद्ध में हाथी, इतना बड़ा जानवर युद्ध में देख के बोला अरे ये क्या है, ये पूरा इतना खतरनाक बड़ा बड़ा जानवर, इसमें से हम लोग कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब घर का भेदी लंका ढाए, ये जो अम्भी था ये पूरा आइडिया दिया कैसे लड़ना है, कैसे सब चीज़ करना है। तो इस तरह से फाइनली बैटल ऑफ हाइडेस्पीस सिकंदर जीत गया। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद इसका सेना जो था, ब्यास रिवर जो था, याद रखना है कहानी, कहानी में मेन फैक्ट नहीं भूलना है, ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया। ये सिकंदर बहुत समझाया कि देखो चलते हैं, लेकिन इसे बोल दिया कि बिल्कुल नहीं। ये चौंक गया, बोला ऐसे करोगे, बोला ऐसे ही होगा, अब हम लोग नहीं जाएंगे। खूब समझाया कि चलते हैं, लेकिन बोला ना नहीं, बोला लास्ट बोल रहा है, एकदम लास्ट, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दीजिए कि लिखवा के ले लीजिए, अब हम लोग ब्यास रिवर से क्रॉस नहीं करेंगे। तो सिकंदर बेचारा पूरा सोच में पड़ गया और बोला कि अच्छा कारण बताओ क्यों नहीं व्यास रिवर क्रॉस करोगे। तो बोला कारण जानना है, सुनिए। सबसे पहला तो कारण है कि हम लोग को 10 साल से ले घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी काबुल कभी कांधार, सब जगह हम लोग को पूरा घर का याद आ रहा है, हम लोग को हो रहा है होम सिकनेस, हम लोग को जाना है मम्मी पापा के पास, घर पहुंचना है हम लोग को, अब हम लोग और नहीं घूमेंगे। उसके बाद बोला ये तो एक कारण है, और भी है, अभी सुनिए। दूसरा कारण है कि युद्ध से आपका मन ही नहीं भर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर समय युद्ध हो रहा है, कभी किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का गले कट जा रहा है, किसी का आँख फूट रहा है। अब हम लोग को और वार से वियर और टीयर नहीं करवाना है अपना, हम लोग को अब वापस जाना है। तीसरा रीजन और सुनिए, ये तो छोटा सा राजा था पोरस, तो ये इतना खतरनाक हम लोग को मजा चखाया, और गंगा नदी के तट पे नंद डायनेस्टी है, उसके पास तो 10,000 हाथी से ज़्यादा है, लाखों करोड़ों सेना है, हम लोग का तो चटनी भुजिया बना के रख देगा, हम लोग को उससे नहीं लड़ना है, वापस चलिए। चौथा कारण, हम लोग जो हैं वो रहते हैं ठंडा प्रदेश में, एकदम मस्त कोजी कोजी, और यहाँ पे इतना गर्मी में जून का महीना आ गया है, पसीना ले टप 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 चू रहा है हम लोग का। ये जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इसमें हम लोग का नहीं बन पाएगा, हम लोग इसमें नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह का सब रीज़न दिया। तो सिकंदर बोला अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, जब अपना ही मना कर रहा है तो बेचारा किसके साथ लड़े। तो ये वापस लौट गया। जब वापस लौटा तो ये पश्चिमी छोर पे 3 शहर बसाया। झेलम नदी के तट पे एक बौखे फेला सिटी का नाम है, ये बसाया, और 2 और सिटी बसाया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया, अपने नाम के ऊपर। ये लोग जीतता था तो अपने नाम के ऊपर एकदम मस्त शहर का नाम रख देता था, अलेक्जेंड्रिया रख दिया 2 शहर का नाम। एक जो शहर था वो था आपका सिंध, और एक था काबुल। इन दोनों शहर का नाम इसने अलेक्जेंड्रिया रख दिया, और उसके बाद फाइनली वापस चला गया।
कहावत सुने होंगे कि आया था सिकंदर तो दुनिया से ले गया क्या, दोनों हाथ थे खाली बाहर कफन के निकले। तो कितना भी बड़ा कोई शासक हो, अंत में तो सबका हाल एक ही होना है। तो ये था बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। अब अलेक्जेंडर जो भारत पे इन्वेजन किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे, क्योंकि इसके आगे जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन एम्पायर है, वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। तो अगले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिकंदर का भारत पे जो आक्रमण था, जो इन्वेजन था, उससे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला तो प्रभाव ये पड़ा कि जो एंशियंट इंडिया था और एंशियंट यूरोप का, दोनों का एकदम क्लोज कांटेक्ट हुआ, दोनों का एकदम से घनिष्ठता हो गया, आपस में मेल जोल बढ़ गया, जिससे कि आप जानते हैं ट्रेड का बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है, और इससे पैसा आता है तो सब कुछ अच्छा होता है, खुशहाल होता है। और इसके बाद जो था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जैसा मैंने बताया, उत्तर और पश्चिम में छोटे छोटे बहुत सारे राज थे। अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर जो था, इन सबको जीत लिया और जीत के एक कर दिया। अब एक के शासन के अंदर है तो उसको जीत के आपस में मिला लेना बहुत इजी होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये जो सेल्यूकस निकेटर था, अलेक्जेंडर का जो गवर्नर छोड़ के गया था इधर नॉर्थ इंडिया में, उसको हरा कर ये सारा रीजन एक साथ जीत लिया भारत का। इसके बाद जो था, इसका जो सेना आया था सिकंदर का, वो सब समुद्र में पूरा उछल कूद करता था, इधर उधर घूमने का उन लोगों को बहुत शौक था। तो लोग बहुत सारा सही रूट और लैंड रूट ये सब खोजा, जिसको कि आगे चल के यूज किया गया। 3 शहर बसाया, जैसे कि मैंने बताया था आपको। 2 तो अपना ही नाम पे रख दिया था, अलेक्जेंड्रिया, और एक था बौखे फेला, जो कि झेलम नदी के तट पे बसाया। जोग्राफिकल अकाउंट्स छोड़ा कि यहाँ पे किस तरह का पेड़ पौधा है, कैसा कैसा रास्ता है, जोग्राफिकल टेरेन कैसा है, तो इससे समझने में आसानी हुआ। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, ये लोग जो हिस्ट्री लिखता था, इसके जो टीम में होता था, वो लोग डेट के साथ हिस्ट्री लिखता था। इंडिया में क्या था कि अभी भी देखेंगे, थोड़ा अभी से कुछ टाइम पहले तक, कि किसी का जन्म भी होता था तो डेट नहीं बोलेगा कि बरसात का दिन था, वर्षा बरस रहा था, शनिचर का दिन था, उस दिन हुआ था। इससे क्या पता लग रहा है कि 1989 में हुआ है कि 1982 में हुआ है। तो इस तरह का पता नहीं चलता था, लेकिन ये लोग क्लियरली डेट लिखता था, जिससे कि हम लोग को हिस्ट्री आगे लिखने में, एक क्रोनोलॉजी बनाने में बहुत ही सहायता हुआ। अगला जो डेवलपमेंट था, वो ये लोग जो राइटिंग किया, जो लिखा हिस्ट्री वगैरह, तो यहाँ के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया कि यहाँ सती प्रथा चल रहा है या किस तरह का यहाँ पे सोसाइटी में है, उस टाइम सती प्रथा के बारे में भी बताया। और इसके अलावा बताया कि यहाँ पे जो थे दास थे, उनका खरीद फरोख्त होता था। इस तरह की चीज़ें जो सोसाइटी में थी, उसके बारे में भी इस पता चलता है। अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियन थे, उन लोग लिख के गए। तो इस तरह से अलेक्जेंडर का जो भारत पे इन्वेजन था, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर को देखेंगे, उसमें जो भी चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक जो हुए, ये 3 चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मौर्यन जो सोसाइटी था, उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्वेश्चन जो भी हो, मैं बार बार कहता हूँ, उसे कमेंट में लिखा कीजिए, जिसका मैं उत्तर आप लोगों को दे दूँगा अगले वीडियो में।